ओके दोस्तों, तो अब हम लोग स्टीफेंस लॉ के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस करना चालू करते हैं। ठीक है, तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो देखो, ध्यान दो क्या है। जो हमारे पास एक कोई बॉडी है, हमारे पास कोई एक बॉडी है, स्फेरिकल बॉडी है। इस बॉडी का जो सरफेस का टेम्परेचर है वो है 500 केल्विन। ठीक है, सराउंडिंग टेम्परेचर जो है वो है मेरे पास 300 केल्विन। ठीक है, इसका एमिसिविटी है E। तो क्या है इसमें, टू मेंटेन 500 केल्विन, ऑब्वियसली बात है बॉडी हीट लूज करेगा तो ये बॉडी ठंडा होता जाएगा। तो ये वाले बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ऑब्वियस सी बात है हमें एक्सटर्नल पावर देना पड़ेगा। एक्सटर्नल पावर प्रोवाइडेड इज इक्वल्स टू 300 वॉट। पहला इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, एरिया वगैरह क्या है मुझे मालूम नहीं है, ई क्या है मुझे मालूम नहीं है। तो ये वाले का 500 केल्विन टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए मुझे 300 वॉट का एनर्जी जो है वो देना पड़ रहा था। और दूसरा, अब मैंने क्या किया, इसका आधे हिस्से को एज इट इज रहने दिया और दूसरा आधे हिस्से को मैंने परफेक्टली ब्लैक बना दिया। ठीक है, दूसरा वाला जो आधा हिस्सा है उसको मैंने परफेक्टली ब्लैक बना दिया। तो आधे हिस्से का तो एमिसिविटी अभी भी E है और इधर वाले का एमिसिविटी जो है वो मेरा 1 बन गया। टेम्परेचर मुझे अभी भी मेंटेन करना है 500 केल्विन पे, सराउंडिंग टेम्परेचर अभी भी 300 केल्विन है। तो अब जब मैं मेंटेन करना जा रहा हूं 500 केल्विन, तब मेरा पावर का रिक्वायरमेंट आ गया है 700 वॉट। सो कैलकुलेट E। इस बॉडी का जो ओरिजिनल एमिसिविटी है E, वो हमारा कितना होगा। तो ऑब्वियसली बात है यहां पर दो प्रोस्पेक्ट है, एक जो है हमारे पास ये बॉडी है उसका पूरा सरफेस हमारा एमिसिविटी E के साथ एमिट कर रहा है, और दूसरे केस में हमारा आधा बॉडी जो है वो एमिसिविटी E के साथ एमिट कर रहा है और आधा हिस्सा जो है वो हमारा एमिसिविटी 1 के साथ हमारा एमिट कर रहा है। तो इनिशियल रेट ऑफ एमिशन अगर मैं देखूं dq बाई dt, इसका इनिशियल वैल्यू कितना होगा। अगर हम ध्यान दें, इट विल बी E सिग्मा EA 500 to the power 4 minus 300 to the power 4। ये मेरा इनिशियल रेट ऑफ एमिशन है, और अगर मुझे टेम्परेचर को मेंटेन करना है तो इतना ही रेट से मुझे बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी, एंड दिस मस्ट बी इक्वल्स टू 300 वॉट। और उसके बाद जब मैं आधे साइड में ब्लैक बॉडी बना दिया हूं, तो dq बाई dt का जो फाइनल वैल्यू है वो है सिग्मा EA बाई 2 500 टू द पावर 4 माइनस 300 टू द पावर 4, क्योंकि ये वाला साइड जो है A बाई 2 एरिया जो है वो तो अभी भी हमारा E के एमिसिविटी के साथ ही है, प्लस सिग्मा इंटू 1 इंटू A बाई 2 500 टू द पावर 4 माइनस 300 टू द पावर 4, क्योंकि बाकी जो आधा हिस्सा है A बाई 2 का एरिया उसका एमिसिविटी तो 1 बन चुका है। और अब जो है ये पावर को मेंटेन करने के लिए मुझे डेफिनेटली कितना एनर्जी देना पड़ रहा है, दैट इज इक्वल्स टू 700 वॉट। तो अब अगर मैं इन दोनों रिलेशन को डिवाइड करूं तो मेरे पास क्या आएगा,
EA divided by EA by 2 plus A by 2, that is equals to 300 by 700. AA is gone, 0 0 gone, 0 0 gone. तो 2E by E plus 1 equals to 3 by 7. तो अब एक काम करो, वो कर दो, इधर मल्टीप्लाई कर दो. 14E is equals to 3E plus 3. So 11E equals to 3. तो E का वैल्यू जो आ जाएगा मेरे पास, E का वैल्यू आ जाएगा 3 by 11. ये है मेरा एमिसिविटी जो बॉडी का इनिशियली था. सो इट्स अ सिंपल एप्लीकेशन ऑफ स्टीफेंस लॉ. हम लोगों ने यहां पर दो अलग अलग कंडीशन में जो रेट ऑफ एमिशन है, उन दोनों रेट ऑफ एमिशन को कंपेयर किए और उससे हमने आसानी से सवाल को निकाल लिए. चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी के रिगार्डिंग. क्या है इसमें? हमारे पास एक बॉडी स्फीयर है जिसका रेडियस है r. ठीक है. नाउ ये वाला बॉडी, इसके ऊपर पैरेलल रेडिएशन आके गिर रहा है. इस वाले बॉडी के ऊपर पैरेलल रेडिएशन आके गिर रहा है. इसका जो इंटेंसिटी है वो है मेरा I. ये वाला बॉडी का जो एमिसिविटी है दैट इज इक्वल्स टू 1. अच्छा, सराउंडिंग जो है, basically there is no surrounding, so the surrounding temperature can be considered as 0 Kelvin. ठीक है, वैक्यूम है, यहां पे कोई सराउंडिंग नहीं है. तो अगर सराउंडिंग नहीं होता है तो बेसिकली हम सराउंडिंग का टेम्परेचर 0 केल्विन मान लेते हैं. राइट. इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन दे रखा है, इसका जो एमिसिविटी है वो 1 है, यानी एब्जॉर्बिविटी जो है, यानी एब्जॉर्प्टिव पावर जो है वो भी तुम्हारा डेफिनेटली 1 है. अच्छा, एज्यूम करना है इसका जो टेम्परेचर T0 है वो हर पॉइंट पे सेम है. इनिशियली T0 कोई कम वैल्यू है, तो ऑब्वियस सी बात है जैसे जैसे रेडिएशन इसके ऊपर आके गिरेगा वैसे वैसे इसका जो सरफेस का टेम्परेचर है वो हमारा बदलता रहेगा. बस एक बात है, कंसिडर द thermal uniformity in the surface. सरफेस पे हमारे पास थर्मल यूनिफॉर्मिटी है, यानी सरफेस का हर पॉइंट का टेम्परेचर डेफिनेटली हमारा सेम होगा. तो सवाल यह है, कैलकुलेट द मैक्सिमम अटेनेबल सरफेस टेम्परेचर. सरफेस टेम्परेचर का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा वो हमें यहां पर निकालनी है. तो हम किस तरीके से निकालेंगे, लेट्स सी. अच्छा, ऑब्वियसली बात है इनिशियली सरफेस टेम्परेचर कम होगा तो बॉडी जो है वो रेडिएशन के कारण डेफिनेटली हमारा हीट अब्सॉर्ब करेगा. अच्छा, ऐसे पैरेलल बीम ऑफ सिलिंड्रिकल बीम ऑफ लाइट आके गिर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है ये जो एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा वो ए प्रोजेक्शन का क्रॉस सेक्शनल एरिया के करस्पॉन्डिंग होगा. नाउ ये जो प्रोजेक्शन के क्रॉस सेक्शनल एरिया है ए, दैट विल बी डेफिनेटली इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर. दैट इज द प्रोजेक्शन एरिया, क्योंकि हमारा जो बीम ऑफ लाइट है वो डेफिनेटली केवल सिलिंड्रिकली आ रहा है. और ध्यान देना वो केवल आधे हिस्से में ही इंसिडेंट होगा, जो हमारा पीछे वाला साइड है उस पर डेफिनेटली हमारा
कोई भी चीज इंसिडेंट नहीं होने वाला है। इसका एमिसिविटी जो है वो 1 दे रखा है, तो एब्जॉर्बिविटी भी डेफिनेटली 1 दे रखा है। तो इसके मतलब यह है जो रेट ऑफ एनर्जी रिसीव्ड, रेट ऑफ एनर्जी रिसीव्ड दैट इज इक्वल्स टू dq बाई dt, क्या मैं लिख सकता हूं दैट विल बी इक्वल्स टू I इंटू पाई आर स्क्वायर। इस रेट से डेफिनेटली मेरा एनर्जी जो है वो मेरा रिसीव होने वाली है। अंडरस्टूड? अच्छा, ऑब्वियस सी बात है, जो ये एमिट करेगा रेट ऑफ एनर्जी, रेट ऑफ एनर्जी एमिशन dq बाई dt, वो होगा सिग्मा E तो 1 है, एरिया कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर इंटू टी टू द पावर 4। इनिशियली टी जो है वो एक छोटा वैल्यू है, जैसे जैसे एनर्जी रिसीव बढ़ेगा, मतलब एनर्जी तो फिक्स है लेकिन एनर्जी एमिशन कम है, तो ऑब्वियस सी बात है बॉडी के अंदर हीट एक्यूमुलेट होता रहेगा, एक्यूमुलेट होता रहेगा, एक्यूमुलेट होता रहेगा। तो बॉडी इस तरीके से अगर हीट को एक्यूमुलेट करेगा तो ऑब्वियस सी बात है बॉडी मेरा गर्म होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। तो एक पोजीशन आएगा let a maximum temperature is equals to T naught, और मैक्सिमम टेम्परेचर तब जाके अटेन होगा, इट इज अटेन्ड when rate of energy received becomes equals to rate of energy emission। जब हमारा एनर्जी रिसीव्ड और एनर्जी एमिशन दोनों इक्वल हो जाएगा तो बॉडी के अंदर फर्दर हीट का एक्यूमुलेशन बंद हो जाएगा, और फर्दर हीट का एक्यूमुलेशन बंद हो जाने का मतलब है वही टेम्परेचर हमारा बॉडी का मैक्सिमम टेम्परेचर है। तो सिंपल सी बात है, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू टी नॉट टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू आई इंटू पाई आर स्क्वायर, राइट। तो सिंपल सी बात है, पाई पाई काट दो, आर स्क्वायर काट दो, तो टी नॉट टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू आई बाई 4 पाई। तो टी नॉट का वैल्यू आ जाएगा आई बाई 4 सिग्मा टू द पावर 1 बाई 4। So that is the maximum temperature that can be attained by the body। मेन फंडा वही है, मैक्सिमम टेम्परेचर तभी होगा जब रेट ऑफ एमिशन और रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन दोनों मेरा 1 हो जाए। रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन 1 है, इसीलिए हमने ये चीज लिख पाए, अदरवाइज कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। इतना एनर्जी इंसिडेंट होता, अगर ये E1 नहीं होके कुछ और भी E का वैल्यू होता, सिंपल सी बात है I इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू ई होता, बट नीचे भी सिग्मा इंटू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू टी टू द पावर 4 होता, ई एनी हाउ काटता, और इसका आंसर तो यही रहने वाला था। तो बॉडी चाहे ब्लैक बॉडी हो या चाहे कोई दूसरा बॉडी हो, इट डजंट मैटर, अकॉर्डिंग टू द किर्चॉफ्स लॉ एब्जॉर्प्टिव पावर एंड एमिसिविटी आर सेम। तो बॉडी के जो मैक्सिमम टेम्परेचर होगा सरफेस का वो डेफिनेटली आई बाई 4 पाई टू द पावर 1 बाई 4 होने वाला है। इसमें केवल एक ही एजम्पशन है, जो हमारा सरफेस टेम्परेचर है वो हमारा हर जगह पे यूनिफॉर्म है, राइट। सो नाउ दोस्तों वी विल इंट्रोड्यूस अ न्यू कॉन्सेप्ट कॉल्ड सोलर कांस्टेंट। अच्छा, पहले मैं सोलर कांस्टेंट को डिफाइन कर देता हूं क्या होता है। नाउ व्हाट इज द सोलर कांस्टेंट? बहुत सिंपल सी बात है,
जो सन से कोई भी प्लैनेट को हीट एनर्जी मिलता है ड्यू टू रेडिएशन, राइट। सो सोलर कांस्टेंट एस क्या होता है, ध्यान दो, अमाउंट ऑफ एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम on a planet is called solar constant. That is equals to S. Amount of energy that is incident per unit area per unit time on a planet is called the सोलर कांस्टेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लैनेट। तो क्या है दोस्तों, तो मान लो ये मेरे पास सन है, सन का रेडियस ले लो RS, और सन का जो सरफेस का टेम्परेचर है वो है मेरे पास TS। तो सन एक स्फेरिकल बॉडी है, उसका एमिसिविटी E प्रैक्टिकली 1 मानते हैं। वी कैन कंसीडर सन फॉर एनी प्रैक्टिकल पर्पसेस एज अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी। अगर कहीं पर नहीं भी दिया हुआ होता है तो सन को हम ब्लैक बॉडी की तरह ट्रीट करके ही आगे बढ़ते हैं, राइट। तो सन से हर डायरेक्शन में स्फेरिकली सिमेट्रिकली हमारा एनर्जी इंसिडेंट होगा, इस तरीके से निकलेगा। अच्छा, ऑब्वियसली सन जो है उसके चारों तरफ कोई मीडियम नहीं है, और सन के रिस्पेक्ट में बाकी सारे प्लैनेट्स बेहद छोटे हैं, और प्लैनेट का टेम्परेचर भी सन के सामने बहुत कम होता है। तो सन के सराउंडिंग को हम नेग्लेक्ट करते हैं, यानी सन एक परफेक्ट वैक्यूम के अंदर बैठा हुआ है, यह हमारा एजम्पशन रहता है ना। सन से निकला हुआ एनर्जी जो है वो स्फेरिकली सिमेट्रिकली हर डायरेक्शन में प्रोपागेट करता है। तो एट अ डिस्टेंस R, एट अ डिस्टेंस ऑफ स्मॉल r, मान लो हमारे पास कोई एक प्लैनेट है, इस प्लैनेट का सोलर कांस्टेंट कितना होने वाला है, यह मेरा सवाल है। अच्छा, ध्यान दो, सन को हमने लगभग ब्लैक बॉडी मान सकते हैं। सन का जो सरफेस टेम्परेचर है वो है TS, और जो रेडियस है वो है RS। सो पावर ऑफ दिस सन कितना होगा बोलो, सिग्मा। E तो मेरा 1 है, एरिया कितना होगा 4 पाई R² इंटू TS टू द पावर 4, ये होगा सन का पावर। नाउ ये जो पावर है ये स्फेरिकली सिमेट्रिकली हर डायरेक्शन पे जाएगा। तो ध्यान देना, दिस पावर जब वो प्लैनेट को पहुंचने के नौबत पे आएगा तो पूरा R रेडियस का जो हमारा स्फीयर होगा, उस स्फीयर के सरफेस में कुल मिला के वो पावर जो होगा वो हमारा इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होने वाला है। यानी दिस पावर विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द होल सरफेस, राइट। एंड जिसका एरिया कितना होगा 4 पाई स्मॉल r²। सो बाय दैट लॉजिक सोलर कांस्टेंट S पावर है, तो एनर्जी पर यूनिट टाइम तो मैंने ऑलरेडी कर दिया, और एरिया जिसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है वो कितना है 4 पाई r²। तो प्लैनेट के सरफेस के अगर मैं बहुत छोटा
एक यूनिट एरिया मानता हूं, तो 4 पाई आर स्क्वायर के एरिया में इतना एनर्जी है, तो सोलर कांस्टेंट जो होगा दैट विल बी सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर टी एस टू द पावर 4 बाई 4 पाई आर स्क्वायर। तो सोलर कांस्टेंट एस will be equals to Ts to the power 4 into R square into sigma by small r square. Right? I hope this part is understood. And ये एक डेफिनेशन है जो हमें याद रखना है। वो डायरेक्टली सोलर कांस्टेंट बोलेगा तो ये हमें समझ में आना चाहिए वो किसके रिगार्डिंग बातचीत कर रहा है। ओके, बाय द वे बहुत बार ये आर एस और आर दिया हुआ नहीं होता है, उसके बदले बोलता है जो सन जो है वो हमारे प्लैनेट पे जो सन का डायमीटर है वो हमारा प्लैनेट पे थीटा एंगल बनाता है। तो ऑब्वियस सी बात है स्मॉल आर बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू आर एस, ऑब्वियस सी बात है। सो दिस थीटा विल बी वेरी वेरी स्मॉल, राइट। तो मैं इस वाले पार्ट को एक नियरली सर्कुलर आर्क मान सकता हूं। तो इफ एंगल मेड बाय सन, if the angle made by sun at a point on planet मेरा थीटा हो, राइट, तो सिंपल सी बात है जो हमारा आर एस है 2 times आर एस कैन बी रिटन एज r into theta, small r into theta. S is equals to r theta. इसको मैं नियरली सर्कुलर आर्क मान सकता हूं, तो ये मेरा आर्क लेंथ हो जाएगा। रेडियस जो है वो है मेरा स्मॉल r, so 2rs will be equals to r theta. So rs by r will be equals to theta by 2. तो इन टर्म्स ऑफ थीटा बहुत बार सोलर कांस्टेंट हमें लिखना पड़ता है। सो एस इज इक्वल्स टू टीएस टू द पावर 4 इंटू सिग्मा आर एस बाई आर का होल स्क्वायर, सो दैट विल बी थीटा स्क्वायर बाई 4। तो ये है मेरा सोलर कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ थीटा, बट ध्यान देना है थीटा मस्ट बी इन रेडियन। थीटा जो है दैट मस्ट बी इन रेडियन। ओके, तो ये है हमारा सोलर कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट। तो चलो अगले क्वेश्चन में हम इस सोलर कांस्टेंट का एप्लीकेशन से क्या हम कोई एक प्लैनेट का सरफेस टेम्परेचर को अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं या नहीं, उसके बारे में देखते हैं। राइट, लेट्स सी। तो दोस्तों लेट्स सी क्या बोला है मेरे पास। ये बोला है जो सन जो है और यहां पर एक प्लैनेट है, प्लैनेट का कोई एक पॉइंट पे सन जो ये एंगल बनाता है वो एंगल बनाता है थीटा। बाय द वे दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एंगुलर डायमीटर। ये जो थीटा होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं एंगुलर डायमीटर। ठीक है, जो हमारा सन का सरफेस टेम्परेचर है वो है मेरा टीएस, राइट। इसका एमिसिविटी को 1 मान लो और प्लैनेट का एमिसिविटी को E मान लो। ओके, सो प्लैनेट का रेडियस अगर मानने की जरूरत पड़ी तो उसको कैपिटल R मान लेना।
अगर ये बीच का डिस्टेंस देने की जरूरत पड़ी तो ये स्मॉल आर ले लेना, और सन की रेडियस की जरूरत पड़ी तो आर एस ले लेना। इनके बीच का जो भी मीडियम है उसको कंप्लीटली नेग्लेक्ट करना, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसको भी हमें नेग्लेक्ट मानना है। ठीक है, तो सवाल यह है, एज्यूमिंग यूनिफॉर्म सरफेस टेम्परेचर T naught of earth, calculate it, assuming steady state। स्टेडी स्टेट को एज्यूम करते हुए हमें क्या करना है, हमें इसके सरफेस का जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर का वैल्यू हमें निकालना है। तो हम किस तरीके से निकालेंगे वो सबसे पहले सोचना है। अच्छा, अब सन से जो हमारा निकला हुआ रेज है वो स्फेरिकली सिमेट्रिकली प्रोपागेट करते हुए अर्थ के सरफेस के ऊपर आएगा। एंड ध्यान देना, ये जो हमारा अर्थ का रेडियस कैपिटल आर है ये स्मॉल आर के सामने बेहद छोटा है। यानी एक बात तो निश्चित है, जो भी सन रेज है हम हमेशा मानते भी है उसको हम प्रैक्टिकली नियर पैरेलल बोल सकते हैं। यानी सन से निकला हुआ रेज अर्थ को जब हिट करेगा तो जो हल्का सा डाइवर्जेंसनेस है वो इतना कम, इतना छोटा रेडियस में प्रैक्टिकली ऑब्जर्वेबल नहीं रहेगा, और हम ये मानेंगे जो सन से आता हुआ जो हमारा रेज है वो नियर पैरेलल होगा। ध्यान देना, सोलर कांस्टेंट एक्चुअली अर्थ के हर पॉइंट पे हमारा डिफरेंट होता है। तो अर्थ का हर पॉइंट पे अगर डिफरेंट होता है, क्योंकि ये वाला पॉइंट, इक्वेटर वाला पॉइंट जो है वो सन के सबसे ज्यादा नजदीक है राइट नाउ, और पोल्स डेफिनेटली ज्यादा दूरी पे है, लेकिन हमारा कैपिटल आर जो है वो स्मॉल आर के रेस्पेक्ट में बहुत ज्यादा छोटा होने के कारण वो जो हल्का सा वेरिएशन है वो हम नजरअंदाज करने वाले हैं। यानी हम ये मानेंगे rays falling on earth due to sun can be assumed to be near parallel। Rays falling on earth due to sun can be assumed to be near parallel। तो दोस्तों पावर ऑफ सन कितना आएगा, जल्दी जल्दी आप जो डेरिवेशन पहले किए थे वैसे ही होगा। तो पावर ऑफ सन कितना होगा, सिग्मा, इसका ई तो 1 है, तो एरिया 4 पाई आर एस स्क्वायर इंटू ts to the power 4। राइट, समझ में आया? और ये एनर्जी स्फेरिकली सिमेट्रिकली हर जगह पर आएगा, एंड वो स्मॉल आर रेडियस के स्फीयर के हर पॉइंट पे जाने वाला है। अच्छा, अब एक बात ध्यान देना, आर एस और स्मॉल आर में क्या रिलेशन है? सिंपल सी बात है, इसको मैं नियरली एक सर्कुलर आर्क अगर मानूं, सो 2 times RS must be equals to R theta। तो पावर P जो आ जाएगा वो आएगा सिग्मा इंटू 4 पाई। इनफैक्ट 4 करने की जरूरत नहीं है, इसको हम 2RS का होल स्क्वायर लिख देंगे। तो सिग्मा पाई इंटू R स्क्वायर थीटा स्क्वायर इंटू TS टू द पावर 4। और ये जो है ये स्फेरिकली सिमेट्रिकली 4 पाई आर स्क्वायर में गिरने वाला है,
सो सोलर कांस्टेंट एस मेरे पास कितना आ जाएगा? सिंपली इट विल बी सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर थीटा स्क्वायर टी एस टू द पावर 4 बाई 4 पाई आर स्क्वायर। सो सिंपली डिवाइड करते हुए कितना आ जाएगा? पाई पाई इज गॉन, आर स्क्वायर इज गॉन। तो सोलर कांस्टेंट एस विल बी सिग्मा थीटा स्क्वायर टी एस टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 4। अच्छा, नाउ ये वाला आते हुए रेस को अगर हम नियर पैरेलल माने तो जो क्वेश्चन हमने पहले किए थे, ये है अर्थ का रेडियस कैपिटल आर, इंसिडेंट रेज हम नियर पैरेलल मानेंगे, राइट? तो ये है हमारा प्रोजेक्शन एरिया, दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो सिंपल सी बात है, एनर्जी इंसिडेंट ऑन अर्थ पर यूनिट टाइम कितना आ जाएगा मेरे पास? ध्यान देना, इट विल बी सिंपली सोलर कांस्टेंट इनटू द प्रोजेक्शन एरिया, दैट इज एस इंटू पाई आर स्क्वायर। इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी अर्थ के सरफेस में पर यूनिट टाइम इंसिडेंट होगा। बट इसका एमिसिविटी ई दे रखा है, तो इसका एब्जॉर्प्टिव पावर भी ई है। तो ऑब्वियस सी बात है, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय अर्थ पर यूनिट टाइम कितना आ जाएगा मेरे पास? ये इंसिडेंट है, एब्जॉर्प्टिव पावर ई है, तो सिंपल सी बात है, दिस विल बी इक्वल्स टू एस इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू ई, राइट? नाउ अब बोला है स्टेडी स्टेट। तो स्टेडी स्टेट में हम सरफेस का टेम्परेचर को फिक्स मानेंगे, यानी हम ये मानेंगे बॉडी ना ठंडा हो रहा है ना गर्म। तो सिंपल सी बात है, दिस मस्ट बी इक्वल्स टू द पावर रेडिएटेड बाय अर्थ, हाँ कि ना? दिस विल बी द पावर रेडिएटेड बाय द अर्थ। तो सिंपल सी बात है, अर्थ का सरफेस टेम्परेचर को मान लो है टी नॉट, तो अर्थ को हम नियरली स्फेरिकल मान लेंगे, एमिसिविटी उसका ई है। सो दिस विल बी इक्वल्स टू सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू ए इंटू टी नॉट टू द पावर 4, राइट? सो हम क्या लिखेंगे? एस ई इंटू पाई आर स्क्वायर, ये सेलेनियम नहीं है, तुम लोग का भरोसा नहीं, तो क्या आ जाएगा? एस इंटू ई इंटू पाई आर स्क्वायर सिग्मा इंटू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू टी नॉट टू द पावर 4। सो ई इज गॉन, दिस इज गॉन। सो एस का वैल्यू यहां से सब्स्टिट्यूट करूंगा, सिग्मा थीटा स्क्वायर इंटू टी एस टू द पावर 4 दैट डिवाइडेड बाय 4 सिग्मा इंटू 4 इंटू टी नॉट टू द पावर 4। सो सिग्मा सिग्मा इज अगेन नाउ कैंसल्ड, राइट? यहां पर क्या आ जाएगा? 16। सो टी नॉट टू द पावर 4 टी एस टू द पावर 4 थीटा स्क्वायर बाय 16। नाउ लेट्स टेक
टू द पावर 1/4 रूट थीटा by 2. So this is equals to T naught equals to Ts into root theta by 2. Theta is a very small quantity. तो जो अर्थ का सरफेस का टेम्परेचर है वो डेफिनेटली जो आना चाहिए था सन के टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में प्रैक्टिकली नेग्लिजिबल है। तो सन के चारों तरफ अगर प्लैनेट होता भी है, सन के रेस्पेक्ट में टेम्परेचर इतना कम है जो हम प्रैक्टिकली उसको नियर वैक्यूम एज्यूम कर सकते हैं, यानी सराउंडिंग एक्चुअल में सन के रेडिएशन में कोई एज सच इफेक्ट नहीं डालने वाला है। इट्स अ वेरी गुड एस्टिमेशन फॉर द सरफेस टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। ऑन एन एवरेज वो आएगा। ऑब्वियस सी बात है, कुछ जगह पे वाटर है, कुछ जगह पे अर्थ लैंड है, सब जगहों का एमिसिविटीज अलग अलग होंगे एंड सबका हीट कैपेसिटीज भी अलग अलग है। वो सारे फैक्टर्स है। अर्थ नॉन यूनिफॉर्म भी है, बट एक मोटे मोटे दौर पे, ठीक है, एक ग्रॉस कैलकुलेशन के लिए, एस्टिमेशन लगाने के लिए ये काफी अच्छा कैलकुलेशन है जिसके बारे में हम सोच सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अब एक दूसरे प्रोफाइल के क्वेश्चन में जाते हैं। क्या बोला है? मेरे पास एक बॉडी है जिसका रेडियस है कैपिटल आर। इसका जो डेंसिटी है वो है रो। इसका जो स्पेसिफिक हीट है वो है एस। ठीक है। बॉडी का जो एमिसिविटी है वो है ई। सो जो सराउंडिंग टेम्परेचर है, टेक इट एज 0 केल्विन। देयर इज नो सराउंडिंग। ये बॉडी का जो टेम्परेचर है T इक्वल्स टू 0 पर बॉडी का टेम्परेचर है T नॉट। तो कैलकुलेट द टाइम एट विच टेम्परेचर बिकम्स T नॉट बाई 2। किस टाइम पे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो हमारा T नॉट से घट के T नॉट बाई 2 बन जाएगा। हमें वो पर्टिकुलर टाइम जो है वो हमें निकालना है। तो हमारे पास ये एक स्फेरिकल बॉडी है, एमिसिविटी दे रखा है E, स्पेसिफिक हीट दे रखा है S, बॉडी का डेंसिटी जो है दैट इज इक्वल्स टू रो। बॉडी का इनिशियली जो सरफेस टेम्परेचर है वो है T नॉट। तो कितने टाइम पे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो घट के बन जाएगा T नॉट बाई 2। T नॉट और T नॉट बाई 2 दोनों जो है वो केल्विन में दिया हुआ है, तो हम डायरेक्टली तुम्हारा उसके टू द पावर 4 लिख सकते हैं, राइट। तो ऑब्वियस ही बात है, ये वाला बॉडी धीरे धीरे हीट रेडिएट करेगा। सराउंडिंग में कुछ नहीं है, तो सराउंडिंग में कुछ नहीं है तो बॉडी अपने हिसाब से हीट को रेडिएट करेगा। तो अगर मान लो कोई एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के बारे में बात करूं तो लेट टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एट टाइम t इज इक्वल्स टू कैपिटल T। तो वो वाले टाइम के बारे में अगर मैं सोचूं तो रेट ऑफ हीट लॉस कितना आएगा? सिंपल सी बात है, सिग्मा E सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर इंटू T टू द पावर 4। तो ये है बॉडी का रेट ऑफ हीट लॉस, और इसको हम लिख सकते हैं dq बाई dt। और ये जो मेरा dq बाई dt है, ये जो dq गया वो बॉडी का टेम्परेचर dt अमाउंट से कम करने वाला है। तो ऑब्वियस सी बात है, मैं dq के बारे में और एक चीज लिख सकता हूं, दिस इज इक्वल्स टू माइनस ms dt। माइनस इसलिए क्योंकि टेम्परेचर कम हो रहा है। बाय द वे m का वैल्यू क्या होगा? इट्स अ स्फीयर,
इसका डेंसिटी है रो माइनस रो इंटू 4/3πr³ इंटू एस इंटू dt। ये मेरे पास आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है, क्या आ जाएगा मेरे पास, सिग्मा E इंटू 4πr² इंटू T⁴ माइनस 4πr³ s रो बाई 3 इंटू dt/dt। ये मेरे पास आ जाएगा, राइट। सो लेट्स सी, ये आ जाएगा मेरे पास। सो dt/T⁴ इज इक्वल्स टू माइनस 3 सिग्मा E बाई S रो R इंटू dt, राइट। यहां से कैलकुलेशन से, सो नाउ लेट्स सिंपली इंटीग्रेट। At t equals to 0, it was T0, and at t equals to T0, it is। तो इसका अगर मैं इंटीग्रेशन लिखूं तो क्या आएगा मेरे पास, -1/3 1/T0³। Okay, and so this will come out to be equals to so minus is gone। इसमें कितना आ जाएगा, 8/T0³ माइनस 1/T0³, 9 सिग्मा E by S रो R into T0। So T0 7S रो R by 9 सिग्मा E T0³। ये है मेरे पास टाइम जिसमें बॉडी का टेम्परेचर T0 से T0/2 चला जाए हो जाएगा। ये एक सिंपल मैथमेटिकल सवाल है, बस हमें रेट ऑफ कूलिंग जो है वो दोनों में देखना था, और टेम्परेचर सराउंडिंग का 0 केल्विन देना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, अदरवाइज इंटीग्रेशन पे लिटरली हमारे मौत होने वाली थी। ओके दोस्तों, तो और एक क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या है, हमारे पास एक बॉडी है, स्फेरिकल बॉडी ऑफ रेडियस कैपिटल R, ठीक है। ये वाला बॉडी का टेम्परेचर T0 पे मेंटेन्ड है, राइट, T0 पे समाव मेंटेन्ड है। जो हमारा सराउंडिंग टेम्परेचर है वो है 0 केल्विन, राइट। अच्छा, तो इस केस में जो हमारा रेट ऑफ हीट लॉस है वो है मेरे पास, मान लो Q1। अब मैंने क्या किया, इस बॉडी के चारों तरफ एक बहुत पतला सा शेल रख दिया, मैंने एक बहुत पतला सा शेल रख दिया, मेटालिक शेल, जिसका रेडियस है स्मॉल r। तो इक्विलिब्रियम में जब मैंने देखा स्टेडी स्टेट में ये वाले बॉडी का, ये वाला शेल का जो टेम्परेचर है वो है T है, इसका थर्मल कैपेसिटी वगैरह नेग्लेक्ट करना है, ठीक है। तो दो सवाल है, पहली बात कैलकुलेट T at
स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट में मेरा टेम्परेचर कितना होगा वो निकालो। पहला सवाल तो ये है। और दूसरा सवाल, न्यू हीट रेट ऑफ हीट लॉस, न्यू रेट ऑफ हीट लॉस इज इक्वल्स टू Q2 है। देन कैलकुलेट Q2 बाई Q1, यानी अब जो मेरा दो हीट लॉस है वो पहले के रेस्पेक्ट में कितना है, बड़ा है या कम हुआ है, वो सारे के सारे चीज हमें देखना है। एमिसिविटी सबका 1 मान लेना, E जो है वो इसका भी 1 है और इसका भी E जो है वो हमारा 1 है। सारे बॉडीज को हम परफेक्ट ब्लैक बॉडी मानेंगे और मानते हुए सवाल को सॉल्व करेंगे। ओके दोस्तों, तो क्या होने वाला है यहां पर, इस क्वेश्चन को एक बार ढंग से समझो। अच्छा, इनिशियल रेट ऑफ हीट लॉस तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं। जो मेरा Q1 है वो Q1 कितना है, दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर इंटू T0 टू द पावर 4। ये है मेरे पास Q1। चलो अब ध्यान दो, जैसे ही ये वाला मैंने शेल को लगा दिया तो ये वाले शेल में होगा क्या, T0 जो एमिट करेगा वो T के सराउंडिंग के हिसाब से करेगा। यानी T0 को जो दिख रहा है वो तो हमें T दिख रहा है, हाँ कि ना। और ये वाला T जो है वो अपने सरफेस एरिया के हिसाब से, ऑब्वियस सी बात है, ये भी स्फेरिकली सिमेट्रिकली हर डायरेक्शन में इस तरीके से एमिट करेगा, राइट। और क्योंकि स्टेडी स्टेट अटेन हो चुका है, इसका स्पेसिफिक हीट वगैरह 0 है, तो ऑब्वियस सी बात है यहां से यहां का रेट अगर Q2 है तो इसका भी जो रेट होगा वो हमारा Q2 है। नाउ T0 के रेस्पेक्ट में राइट नाउ T विल बी द सराउंडिंग, सो जो हमारा Q2 होगा दैट विल बी सिग्मा इंटू 4 पाई R स्क्वायर इंटू T0 टू द पावर 4 माइनस T टू द पावर 4। और सिमिलरली ये वाला बॉडी जो है, ये वाला बॉडी भी हमें 0 केल्विन के सराउंडिंग पे हीट रेडिएट कर रहा है, तो Q2 जो मैं लिख सकता हूं दैट इज सिग्मा इंटू 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर इंटू T टू द पावर 4 माइनस 0 टू द पावर 4। ऑब्वियस सी बात है ये दोनों Q2 मेरा इक्वल है, तो ये दोनों Q2 अगर मेरा इक्वल है तो 4 पाई सिग्मा कैपिटल R स्क्वायर T0 टू द पावर 4 माइनस T टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर सिग्मा इंटू T टू द पावर 4। So sigma is gone, 4 pi is gone, so R square into T0 to the power 4 capital R square plus small r square into T to the power 4। तो मेरे पास जो आ जाएगा कैपिटल T जो आएगा इसका टेम्परेचर दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू T0 into R square by capital R square plus small r square whole to the power of 1 by 4। ये आ जाएगा मेरे पास बॉडी का टेम्परेचर। तो T का वैल्यू जो है वो मेरे पास ये आ चुका है, और अब मुझे Q2 और Q1 को कंपेयर करना है, तो ऑब्वियस सी बात है मुझे T टू द पावर 4 को एलिमिनेट करना पड़ेगा,
क्योंकि टी टू द पावर 4 हमें चाहिए नहीं, तो सिंपल सी बात है, टी नॉट टू द पावर 4 माइनस टी टू द पावर 4, यह मेरे पास कितना आ जाएगा, Q2 अपॉन 4 पाई सिग्मा कैपिटल R स्क्वायर। और कैपिटल टू द पावर 4 जो आया है मेरे पास, वो मेरे पास आ गया है Q2 बाई 4 पाई सिग्मा स्मॉल r स्क्वायर। तो इन दोनों को अगर मैं ऐड कर देता हूं, तो ऐड करते हुए मेरे पास आ जाएगा टी नॉट टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू Q2 बाई 4 पाई सिग्मा 1 बाई कैपिटल R स्क्वायर प्लस 1 बाई स्मॉल r स्क्वायर, ये मेरे पास आ जाएगा। एंड टी नॉट टू द पावर 4 का वैल्यू अगर मैं Q1 के टर्म्स में लिखूं, तो ध्यान देना, टी नॉट टू द पावर 4 कैन बी सिंपली रिटन एज Q1 बाई 4 पाई सिग्मा कैपिटल R स्क्वायर Q2 बाई 4 पाई सिग्मा कैपिटल R स्क्वायर स्मॉल r स्क्वायर, ये मेरे पास आ जाएगा। 4 पाई सिग्मा इज गॉन, सो Q2 बाई Q1, यहां से अगर मैं देखूं Q2 बाई Q1, by the way r square is gone, that will be small r square, so this will be the rate of heat loss का रेशियो। ऑब्वियस बात है, हम देख सकते हैं जो हमारा हीट लॉस होगा वो पहले से अब कम हो जाएगा, तो इसको इस कारण पे एक नाम से बुलाते हैं हम लोग, दिस इज कॉल्ड अ हीट शील्ड, दिस इज कॉल्ड अ हीट शील्ड। ठीक है, सो मैंने कुछ भी नहीं किया, स्टेडी स्टेट का एनालिसिस है, बस इस वाले शेल का स्टेडी स्टेट को एनालाइज किया, और स्टेडी स्टेट को एनालाइज करते हुए हम आसानी से सारे के सारे रिलेशंस निकाल सकते हैं, राइट। तो मान लो एक ऐसा ही सिमिलर सेटअप है, यहां पर हमारे पास बहुत बड़े बड़े पैरेलल प्लेट्स है, मेरे पास दो ऐसे पैरेलल प्लेट है, इधर वाले दोनों साइड जो है वो मेरा थर्मली इंसुलेटेड है, यानी लेफ्ट और राइट पे कोई हीट लॉस नहीं होगा, ये हम एज्यूम रहेगा हमारा। समहाउ ये वाला बॉडी में टेम्परेचर मैंने T1 पे मेंटेन किया हूं, और इस वाले बॉडी का टेम्परेचर मैंने T2 पे मेंटेन किया हूं, T1 इज ग्रेटर देन T2, तो यहां से यहां जो नेट रेट ऑफ हीट फ्लो है वो Q1 है, इसका भी E1 है, इसका भी E1 है, दोनों का, ये दोनों प्लेट्स जो है वो हमारा आइडेंटिकल प्लेट्स है, राइट। नाउ बीच में वैक्यूम है, कोई मटेरियल नहीं है, तो हीट ट्रांसफर का ओनली मोड जो है वो रेडिएशन है, राइट। अब मैंने इसके बाद क्या किया, वही सेटअप में इन दोनों के बीच में मैंने दो ऐसा और प्लेट डाल दिया, इन दोनों के बीच में मैंने दो प्लेट और ऐसा डाल दिया, या यहां पर जो टेम्परेचर है वो है मेरा T1, यहां पर जो टेम्परेचर है वो है मेरा T2, अभी भी मेंटेन्ड है, और स्टेडी स्टेट में इन दोनों का कुछ टेम्परेचर है T1 डैश और T2 डैश, इन दोनों का भी E जो है वो मेरा 1 है। ऑब्वियसली बात है, इन दोनों का टेम्परेचर अगर मेंटेन होगा तो फाइनली स्टेडी स्टेट में इन दोनों का कुछ फिक्स टेम्परेचर हो जाएगा, और इनका जो भी हमारा स्पेसिफिक हीट वगैरह है सब कुछ को नेग्लेक्ट करना है। इन यहां स्टेडी स्टेट में स्पेसिफिक हीट हो भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है।
अच्छा, स्टेडी स्टेट में मैं एक चीज तो बोल सकता हूं, जो इन तीनों प्लेट का, इनके बीच में जो रेट ऑफ हीट फ्लो होगा वो डेफिनेटली हमारा ऑब्वियसली बात है सेम होना ही पड़ेगा, वरना स्टेडी स्टेट का एजम्पशन ही गलत हो जाएगा। रखिए हाँ कि ना। तो सवाल बहुत सिंपल है, कैलकुलेट Q2 by Q1, कैलकुलेट Q2 by Q1, यानी जो पहले हीट फ्लो हो रहा था और अब जो हीट फ्लो हो रहा है, उन दोनों के बीच में हमारा रेशियो कितना होने वाला है वो हमें निकालना है। तो किस तरीके से निकालना है इसके बारे में थोड़ा सा सोचते हैं। अच्छा, राइट नाउ इनिशियली कुछ सोचना ही नहीं है, दोनों प्लेट का एरिया को ए मान लेता हूं, दोनों प्लेट का एरिया को मैं मान लेता हूं ए और ए। तो प्लेट का एरिया में अगर ए और ए मान लेता हूं तो सिंपल सी बात है, Q1 जो आएगा दैट विल बी सिग्मा ए T1 टू द पावर 4 माइनस T2 टू द पावर 4। मैंने लेफ्ट वाले को हमेशा सोर्स लूंगा और राइट वाले को हमेशा सराउंडिंग। तुम उल्टा भी ले लोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। वैसे सोच लो, ये अपने T1 के कारण सिग्मा EA T1 टू द पावर 4 से इस तरफ भेजेगा, और ये अपने टेम्परेचर के कारण सिग्मा EA T2 टू द पावर 4 के कारण लेफ्ट की तरफ भेजेगा। तो इफेक्टिव राइट की तरफ हीट फ्लो जो होगा वो हमारा इतना ही होगा। मैं इस कारण पे लेफ्ट वाले को हमेशा बॉडी और राइट वाले को हमेशा सराउंडिंग की तरह ट्रीट कर ले रहा हूं। तुम्हें कुछ और मानना है उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। नाउ इनिशियली Q1 के लिए तो ये है। अब Q2 के लिए मैं अगर एनालाइज करूं तो Q2 के लिए सिंपल सी बात है, T1 इज द बॉडी। अब उसके सराउंडिंग में जो है, ध्यान देना, वो T1 डैश है, क्योंकि T1 का इमीडिएट राइट पे तो उसको T1 डैश दिख रहा है। तो जो अब नया सराउंडिंग है वो नया सराउंडिंग डेफिनेटली मेरा कितने का हो गया, T1 डैश का हो गया। तो दोस्तों यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, Q2 इज इक्वल्स टू सिग्मा ए T1 टू द पावर 4 माइनस T डैश टू द पावर 4। राइट। अब इस T1 डैश के सामने T2 डैश जो है वो डेफिनेटली हमारे पास क्या है, सराउंडिंग। तो Q2 मैं क्या लिख सकता हूं, सिग्मा ए T1 डैश टू द पावर 4 माइनस T2 डैश टू द पावर 4। और अब ये T2 डैश के सामने T2 जो है वो मेरा सराउंडिंग है। तो मैं Q2 और क्या लिख सकता हूं, दिस विल बी सिग्मा ए T2 डैश टू द पावर 4 माइनस T2 टू द पावर 4। और अब अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूं तो इन तीनों को ऐड कर देने पर मेरे पास क्या आ जाएगा, 3Q2 इज इक्वल्स टू सिग्मा ए टक 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 गॉन T1 टू द पावर 4 माइनस T2 टू द पावर 4। ये कट, ये कट, एंड सिग्मा ए T1 टू द पावर 4 minus T2 to the power 4 is nothing but sigma A, that is equal to Q1. So 3Q2 is equals to Q1, यानी Q2 by Q1 will be equals to 1 by 3। और इसी चीज को मैं थोड़ा जनरलाइज भी कर सकता हूं। ध्यान देना क्या है, इफ n such plates are inserted, if n such plates are inserted, then the rate of heat flow
becomes 1/n+1 टाइम्स। जो हमारा रेट ऑफ हीट फ्लो है वो 1/n+1 टाइम्स हो जाएगा। एंड दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। ये है हमारा आइडेंटिकल प्लेट्स। अगर मैं इंसर्ट करूंगा, ये दोनों कॉन्सेप्ट बेसिकली सेम है, दोनों हीट शील्ड के ऊपर बेस्ड है। एंड जो हमारा रेट ऑफ हीट फ्लो है, जो हमारा रेट ऑफ हीट लॉस है, जितना ज्यादा ऐसे इंसुलेशंस डालूंगा उतना कम होता रहेगा। अंडरस्टूड? ओके दोस्तों, तो अब हम लोग क्या करेंगे, और एक क्वेश्चन देखते हैं। क्या है? हमारे पास दो ऐसे छोटे छोटे एरियाज हैं। हमारे पास ऐसे दो ऐसे छोटे छोटे एरियाज है, ए और ए। ठीक है? इसके अंदर ये वाला पैच का जो टेम्परेचर है वो है 300 केल्विन। ये वाले पैच का टेम्परेचर मुझे मालूम नहीं है कितना है। ये वाला पैच का जो टेम्परेचर है ये मुझे मालूम नहीं है कितना है, बट कुछ तो है। जो हमारा सराउंडिंग टेम्परेचर है, टेक इट एज लाइक 270 केल्विन। राइट? समझ में आया? अब एक ने इंफॉर्मेशन दिया, रेट ऑफ हीट लॉस of this patch is 2% less than the left patch। जो हमारा रेट ऑफ हीट लॉस है वो ये वाले पैच का इस वाले पैच के रेस्पेक्ट में 2% कम है। दोनों का एमिसिविटी को 1 मान लो, इसका भी E1 है और इसका भी E1 है। देन कैलकुलेट टेम्परेचर ऑफ द सेकेंड पैच। जो दूसरा वाला पैच होगा वो सेकेंड पैच का टेम्परेचर कितना होने वाला है वो हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, लेट्स सी। अच्छा, dq बाई dt में क्या लिख सकता हूं? dq बाई dt में क्या लिख सकता हूं? सिग्मा EA T टू द पावर 4 माइनस T0 टू द पावर 4, जहां पे T0 नहीं TS टू द पावर 4। ये मेरा रेट ऑफ हीट लॉस में बोल सकता हूं, हाँ कि ना? राइट। अच्छा, ऑब्वियस सी बात है, मैं इन सारे दोनों वैल्यूज को लेकर कैलकुलेट करने जाऊंगा तो लिटरली मैं बर्बाद हो जाऊंगा, क्योंकि ध्यान देना, दिस इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू सॉल्व। दिस इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू सॉल्व। राइट? सो लेट्स सी कैसे निकालना है इसको। अच्छा, इसको अगर मैं Q1 बोलता हूं तो dQ1 बाई dt में क्या लिख सकता हूं? बोलो, dQ1 बाई dt में क्या बोल सकता हूं? ऑब्वियस सी बात है, मेरा कैपिटल T अगर वेरी करेगा तो ऑब्वियस सी बात है वो चीज भी वेरी करने वाला है। तो dQ1 बाई dt यानी टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में जो चेंज है मैं वो क्या बोल सकता हूं? उसको ऑब्वियस सी बात है मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो कितना आएगा? E तो मेरा 1 है, तो ये E तो मेरा 1 है, तो सिग्मा A इंटू 4 कैपिटल T क्यूब, ये मेरा dQ1 बाई dt है। एंड फॉर स्मॉल चेंज मैं इसको लिख सकता हूं डेल्टा Q1 बाई
डेल्टा टी, राइट। सो डेल्टा Q1 बाई डेल्टा टी इज इक्वल्स टू सिग्मा ए इंटू 4t क्यूब, और Q1 इक्वल्स टू सिग्मा ए टी टू द पावर 4 माइनस टीएस टू द पावर 4। ये तो मैं लिख सकता हूं। नाउ हमें जो दे रखा है दोस्तों, ध्यान देना, डेल्टा Q1 बाई Q1 दे रखा है, तो डेल्टा Q1 बाई Q1 is equals to 2%, that is 1/50। सो क्या आएगा मेरे पास, सिग्मा ए इंटू 4t क्यूब इंटू डेल्टा टी बाई सिग्मा ए टी टू द पावर 4 माइनस टीएस टू द पावर 4, that will come out to be equals to 1/50। Now T और TS में बहुत ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है। T और TS में जो अगर मैं देखूं, ये वाला T के जगह पे मैं T नॉट पुट करने वाला हूं, यानी इसके जगह पर मैंने पुट कर दिया, ठीक है। तो मैंने काम करता हूं, T नॉट को मैं मान लेता हूं T नॉट TS प्लस डेल्टा T नॉट, ये मैंने मान लिया, नॉट टू बी कंफ्यूज विद डेल्टा टी एंड डेल्टा टी नॉट। सिग्मा ए गॉन, तो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, टीएस प्लस डेल्टा टी नॉट टू द पावर 4 माइनस टीएस टू द पावर 4, टीएस टू द पावर 4 1 प्लस डेल्टा टी नॉट बाई टीएस टू द पावर 4 माइनस टीएस टू द पावर 4। एंड इफ वी सी, यहां पर मैं बाइनोमियल अप्लाई कर सकता हूं, जो कि लॉजिकल भी है। डेल्टा टी नॉट का वैल्यू कितना है 30, और टीएस का वैल्यू कितना है 270, 1/9, बहुत ज्यादा छोटा तो नहीं है लेकिन छोटा तो है, सफिशिएंटली छोटा तो है। तो यहां पर अगर मैं करूं, दिस विल बी इक्वल्स टू टीएस टू द पावर 4 इंटू 1 प्लस 4 डेल्टा टी नॉट बाई टीएस माइनस टीएस टू द पावर 4, ये मेरे पास आ जाएगा। सो दिस विल कम आउट टू बी इक्वल्स टू 4ts क्यूब इंटू डेल्टा टी नॉट, ये मेरे पास आ जाएगा। एंड नाउ इसको यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो, तो मेरे पास डेल्टा टी का जो वैल्यू आ जाएगी, दैट विल बी 1/50। ये वाला क्वांटिटी का वैल्यू क्या है, 4ts क्यूब इंटू डेल्टा टी नॉट बाई 4t नॉट क्यूब, ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। सो दिस इज गॉन, राइट। अच्छा, ts बाई टी नॉट, इसका होल क्यूब प्रैक्टिकली 1, लगभग 1 ही आएगा, बहुत ज्यादा डिफरेंस तो नहीं आने वाला है, राइट। ऐसे कैलकुलेशन करने पे कर सकता हूं, कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है। अच्छा, एग्जैक्ट कैलकुलेट कर ही लेते हैं। टीएस है 270, ये है तुम्हारे पास 300, तो ये हो गया 0.9 का क्यूब, तो डेल्टा टी विल कम आउट टू बी 1/50, 0.9 का क्यूब, एंड डेल्टा टी नॉट that is equals to 30, so that is 0.6 into 0.9 का होल क्यूब। तो कितना आ जाएगा 0.9 का होल क्यूब, 0.9 into 0.9 is 0.81, and 0.81 into 0.9 is 0.73 approximately, 0.7 ही मान लो, तो लगभग 0.42 केल्विन। सो अप्रोक्सीमेटली ये वाले दोनों बॉडी के बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा वो होगा 0.42 केल्विन का। हम देख सकते हैं जो बहुत
माइन्यूट डिफरेंस हमें जो रेडिएशन अमाउंट है उस पर सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ इफेक्ट डालता है। ओके